देखो आप लोग, देखिए बफर का बेस क्या होता है। बफर को हम लोग हिंदी में प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। तो चाहे तो आप इससे बफर सॉल्यूशन पढ़िएगा, चाहे आप इससे प्रतिरोधक विलयन पढ़िएगा, एक ही बात। अब यहां पर बफर टर्म का इस्तेमाल क्यों किया गया है? देखिए जितने भी सॉल्यूशन जो रेगुलर लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उन सब सॉल्यूशन में हम लोग बफर का यूज नहीं कर सकते हैं। जितने भी सॉल्यूशन रेगुलर लाइफ में आप लोग यूज करते हैं, उन सभी सॉल्यूशन में बफर का यूज आप लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन कभी बफर नहीं होते भाई। अब देखिए 3 कंडीशंस पर हम लोग पहले कंसीडर करेंगे। ये 3 सॉल्यूशन मेरे पास है। ये सॉल्यूशन भाई मेरे पास है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन मेरे पास है, ये सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास है, और ये थर्ड सॉल्यूशन मेरे पास है। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन सी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें एडवाइस किया कि हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सबस्टेंस को ऐड करते हैं, और वो सबस्टेंस HCl है। आपने मुझे बताया कि सर ये जो HCl हम लोगों के पास अवेलेबल है, अगर हम लोग इसे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद क्या होगा, जैसे HCl को आप सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन की जो pH है वो घटनी चाहिए। भाई एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, और जैसे सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो मैंने बताया pH जो होगा वो 7 से कम हो जाएगा। भाई मैं दूसरा एडवाइस आपको किया, मैंने बताया कि सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, सॉल्यूशन में आप किसी बेस को ऐड कर सकते हैं। आपने बताया सर हम लोग बेस को इसमें ऐड करते हैं, इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग बेस को ऐड करते हैं तो नंबर्स ऑफ OH जो है इसके अंदर बढ़ जाएगा ना, जैसे इसमें HN बढ़ेगा उसी तरह से बेस के आने का नंबर्स ऑफ OH बढ़ेगा, और आप जो नंबर OH बढ़ेगा तो pH जो होगा वो 7 से ज्यादा हो जाएगा और ये बेसिक हो जाएगा। एक और सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, और मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन आपके पास है इसमें आप एसिड को ऐड करेंगे। आपने बताया सर मैंने एसिड को इसमें ऐड किया है, लेकिन एसिड को ऐड करने के बाद जो pH मेरे पास है उस pH पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, अनचेंज है, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेस को ऐड करके देख लेते हैं। आपने बताया सर जैसे आपने बेस को ऐड किया तब भी सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है उस pH वैल्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अगर एसिड और बेस को मिलाने के बाद कोई भी सॉल्यूशन, अगर एसिड और बेस को मिलाने के बाद कोई भी सॉल्यूशन अपने pH को चेंज नहीं करता है, एसिड और बेस को मिलाने के बाद कोई भी सॉल्यूशन अपने pH को चेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए बफर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, बफर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। तो भाई बफर सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करने वाले हैं? अगर हमसे पूछेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको बताना है सर ऐसे सॉल्यूशन जिनका pH ऑलवेज रिजर्व रहता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका pH ऑलवेज रिजर्व रहता है उन्हें हम लोग बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं। सर ने पूछा कुछ और कह सकते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऊपर एसिड और बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे सॉल्यूशन जिन पर एसिड और बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें हम लोग बफर कह सकते हैं। सर ने पूछा कुछ और कह सकते हैं, तो आपको बताना है ऐसे सॉल्यूशन जो अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिरोध दर्शाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो एसिड और बेस के अगेंस्ट अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे और अपने pH को परिवर्तित नहीं होने देंगे, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, बफर कह सकते हैं। सर ने पूछा और कुछ कह सकते हैं, तो आपको बताना है सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच आल्सो रिजर्व pH वैल्यू
Such types of solution which are so reserve pH value or called buffer solution. ऐसे विलयन जिनका pH क्या होता है, रिजर्व होता है, ऐसे विलयन जिनका pH रिजर्व होता है या कांस्टेंट होता है या परिवर्तित नहीं होता है, उन सब सॉल्यूशन के लिए क्या कह सकते हैं, बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब साइंस में इसका एप्लीकेशन क्या हुआ भाई? पहले क्या होता था, मेडिकल साइंस में बहुत सारी दवाइयां बनती थी और जब दवाई लेने जाते तो डॉक्टर साहब से पूछते थे कि भाई आपने कौन सी दवाई से पहले खाई है। अगर आपके पास वो रैपर नहीं था तो डॉक्टर साहब कहते थे दवाई का नाम बताओ पहले, अगली दवाई जब भी लिखी जाएगी आपके लिए। अब क्या हुआ है, क्योंकि दवाई रिएक्शन कर जाते थे, अब डॉक्टर नहीं पूछता दवाई कौन सी खा रहे हैं, सारी दवाइयां बफर आ रही है इस सब मार्केट के अंदर। कैसे आ रही है? बफर मेडिसिन आ रही है। इनका एडवांटेज क्या हम लोगों के लिए, देखिए बफर सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह से है। अगर हम लोग इसे क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह के बफर को पढ़ाएंगे आपके लिए। एक तो बेटा एसिडिक बफर होता है, और दूसरा बेटा बेसिक बफर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बात समझने में थोड़ी टेक्निकल बात है। एसिडिक बफर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बीकर है और एक बीकर हमारे पास है, एक बीकर हमारे पास है ये। चलो इससे बात करते हैं। ये जो बीकर आपके पास है इसमें मैंने क्या काम किया आपको, ध्यान सुनना आप। मैंने आपको इसे प्रोवाइड किया है CH3 COOH, वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है भाई। ये जो आपके पास बीकर है इसे मैंने प्रोवाइड किया है आपके लिए NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस बीकर में क्या काम किया, मान लीजिए इनकी जो क्वांटिटी मैंने आपको दी थी भाई वो 10, इसकी 10 ml थी, इसकी भी 10 ml थी, ठीक है। इन दोनों को मैंने इसमें मिला दिया। अब भाई देखिए NaOH जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वेरी गुड, CH3 COOH। ये क्या हो जाएगा भाई, सॉल्ट। क्या हो जाएगा, सॉल्ट। कोई नई बात बताई नहीं हमने आपको, आपके साथ तो पहली बात बता रहे हैं सब। भाई वीक एसिड लिया था हमने, एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस दिया एक हम लोगों ने। मैंने बताया कि 10 ml ये था और 10 ml ये था हमारे पास। इसमें से 5 ml मैंने इधर लिया है और इसमें से मैंने 5 ml इधर लिया है, और जब मैंने 5 ml दोनों को मिलाया है तो एक सॉल्ट बन गया है CH3 COOH। क्या कर दिया मैंने अभी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक लवण बना दिया है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक लवण बना दिया है। क्या किया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट बना दिया भाई। मैंने कहा आपके पास जो वीक एसिड बचा हुआ है ना, कितना बचा हुआ है, 5 ml। इस 5 ml को भी आप इसी मिला दो। ये हो जाएगा आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट और वीक एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड का मिक्सचर।
इसे हम लोग बोलेंगे बेटे एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो अम्लीय बफर उड़न क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने एग्जाम आप देते हैं उन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और छांटने को आता है इनमें से कौन सा बफर एसिडिक है, इनमें से कौन सा बेसिक बफर है। तो मेरी बातें ध्यान रखनी है आपके लिए। सबसे पहले जाना है आपके लिए वीक एसिड पर, उसके बाद जाना है आपको स्ट्रॉन्ग बेस पर, उसके बाद जाना है दोनों को मिलाना है, और जैसे ही एसिड बेस को मिलाते तो क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा। और जो सॉल्ट आपको बनेगा उस सॉल्ट में क्या करेंगे? वीक एसिड को दोबारा से और मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब सर ने कहा कि हमें डिफाइन करके बताओ इसके लिए। भाई आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो आपको बताना है वीक एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड का, वीक एसिड को ले लिया आपने, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन। केवल लैंग्वेज समझनी मेरी आपको। वीक एसिड यानी आपके पास एक एसिड अलग से एक बीकर में है, इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा आप। अब एक बीकर आपको मैंने और दे दिया है, हम लोग इसमें नहीं मिला रहे, इसे हटाइए इसे यहां से, ऐसे समझो। इसमें भी CH3 COOH बेटे, वीक एसिड। तो ये दो बीकर में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैंने कहा वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एसिडिक बफर। क्या कहलाता है? एसिडिक बफर। तो क्या लेना है आपके लिए? वीक एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्ट मिलेगा। इस सॉल्ट में या इस सॉल्ट को किसमें मिला देना दोबारा से? वीक एसिड में। तो क्या बन जाएगा? एसिडिक बफर हो जाएगा। यस या नो बताइए। समझ में आगे पक्का आपको? तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया एक मिक्सचर जो है CH3 COOH प्लस CH3 COOH। ये जो मिक्सचर है हमारे पास, ये जो मिक्सचर हमारे पास है वो एसिडिक बफर है भाई। और बहुत सारे वीक एसिड पढ़े थे आपने, H2CO3 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? और H2CO3 लेना हम लोग, उसमें वीक एसिड हो गया। इसका साल्ट बना लो स्ट्रॉन्ग बेस से, क्या बनेगा? NH मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। देखो भाई ये भी बफर सॉल्यूशन हो गया आपका। एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक हम लोगों ने पढ़ा था HCOOH, HCOOH। और हम लोग क्या करें इसे? स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाओ, इसे NaOH में मिला लो तो क्या बन जाएगा? HCOONA। ये भी क्या हो जाएगा? बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या करना है हम लोगों को? वीक एसिड लेना है, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाना है, स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगी उसे दोबारा से वीक एसिड मिला देना है, इसे बोलेंगे एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर कैसे बनाएंगे भाई हम लोग? अगर हम लोगों के लिए बेसिक बफर सॉल्यूशन बनानी पड़ जाती है तो बेसिक बफर हम लोग कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है बेटे उसको भी। क्या करना है आपके लिए? वीक बेस लेना है। एक बीकर लिया है मैंने, इस बीकर में मैंने लिया है NH4OH, NH4OH। क्या है ये? वीक बेस। और इससे आपको ऐड करना है बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया मैंने आपको। इन दोनों को बेटे अगर आप ऐड करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा एक, वो होगा NH4Cl, NH4। ये सॉल्ट हो जाएगा बेटे।
और बेटा जो सॉल्ट आप लोगों को मिला है ना, इस सॉल्ट में क्या मिलाना है फिर आपके लिए? वीक बेस। वेरी गुड, वीक बेस। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बेसिक बफर। वीक एसिड, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट मिक्सचर, बना हुआ सॉल्ट मिक्सचर बेसिक बफर कहलाता है। तो पहला बेसिक बफर हो जाएगा NH4Cl प्लस NH4OH। और बताइए बेटा एग्जांपल इसका, चलो बताओ सही तारा आपको। FeCl3 राइट, और FeOH का होल थ्राइस, FeOH का। और बताइए बोलो बेटा, बताओ। हाँ, ZnSO4 प्लस ZnOH का होल थ्राइस। ये सब क्या है? ये सब जो है बेसिक टाइप के बफर है। तो दो बात समझ में आ गई हम लोगों को। एक तो ये समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और बफर सॉल्यूशन कितना तरह के होते हैं। अब सवाल यह है कि बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कन्वर्ट क्यों नहीं होता है। अगर आपको सर ने बफर सॉल्यूशन प्रोवाइड की है तो उस बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो कन्वर्ट क्यों नहीं होती है, ये हम लोग बेटे आपको डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर के बारे में आपको बताऊंगा। बफर की मैकेनिज्म क्या होती है। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपके लिए। सबसे पहले CH3 COOH और CH3 COONA। इसको अगर आप आयोनाइज करेंगे तो CH3 COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। और अगर भाई इसको आप आयोनाइज करते हैं तो इससे आपको मिल जाएगा CH3 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये मिक्सचर था एक हमारे पास, बफर मिक्सचर कहलाता है। वैसे एसिडिक बफर। अब पीएच को नहीं बदल रहा, जैसे आप इसमें एसिड मिलाते हैं, जैसे आप इसमें एसिड मिलाएंगे ना तो क्या होगा, एसिड मिलाने के बाद ये वाला पार्ट इसका एक्टिवेट हो जाएगा, एसिड को डिफ्यूज करेगा। जब कैसे करेगा, आपने मिलाया HCl, जैसे ही आपने HCl मिलाया H पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव। इन दोनों के बनने से क्या हुआ, एक तो NaCl बना और एक CH3 COOH बना। बेटे ये क्या है, ये तो वीक एसिड है, ये तो पीएच को परिवर्तित कर ही नहीं पाएगा कभी भी। CH3 COOH जो है ये पीएच क्या है, वीक एसिड है, इससे तो पीएच बदलने वाला नहीं है। अब जो NaCl हमारे पास है ना, तो इसमें H पॉजिटिव है ना OH है, तो इससे ही पीएच बदलने वाला नहीं है, तो भाई पीएच बदलेगा ही नहीं। समझ गया। अब जैसे क्या किया आप लोगों ने, बेस को मिलाया आपने NaOH को, जैसे बेस को मिलाया तो ये वाला पार्ट डीएक्टिवेट हो गया सॉल्यूशन का। एसिड को तो इसने डिफ्यूज कर दिया, अब इसकी बारी है, अगर आपने बेस मिलाया तो ये डिफ्यूज करेगा उसके लिए। कैसे करेगा देखो भाई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनकी रिएक्शन से आप देखिएगा H2 बनना है, तो H2 तो pH7 कांस्टेंट होता है, कोई मतलब ही नहीं बदलने का, ये भी चेंज नहीं करना देगा। और एक आपको मिल गया है CH3 COONA। इस सॉल्ट में ना तो सॉल्यूशन के अंदर H देने की टेंडेंसी है, ना OH देने की टेंडेंसी है, तो ना इससे पीएच बदलेगा, ना इससे बदलेगा, ना इससे बदलेगा, ना पीएच इससे बदलेगा। इसलिए सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या रहने वाली है, रिजर्व रहने वाली है। क्या रहने वाली है, रिजर्व रहने वाली है। अब देखो जैसे बेसिक बफर की बात अगर हम लोग करेंगे, और सर ने कोई बेसिक बफर आपको प्रोवाइड किए है, यहां पर हम लोग एसिड की जगह बेसिक कर लेते हैं।
तो बेसिक बफर से क्या फायदा होगा हम लोगों को, जैसे NH4Cl था हमारे पास एक, और एक दूसरा था हमारे पास NH4OH, एक मिक्सचर था एक बेसिक बफर का हमारे पास। इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं बेटे, NH4 प्लस और Cl माइनस, इससे बेटे अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो NH4 प्लस OH माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एसिड मिलाते हैं। एसिड को मिलाया तो ये डिफ्यूज कर देगा, उसके लिए एसिड मिलाया मान लीजिएगा हम लोगों ने। एसिड को कैसे डिफ्यूज करेगा, देखो ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा H2O। कोई सवाल नहीं पीएच चेंज होने का। एक सॉल्ट बनेगा NH4Cl, कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि पीएच चेंज हो जाएगा ये। अगर आपने बेस यूज की है तो बेस को यूज करने के बाद आपको मिलने वाला है बेटे OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और अगर Na पॉजिटिव मिला है तो NaCl बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा। और बेटे वीक बेस आपको मिलेगा NH4OH, और जितने भी वीक सब्सटेंस होते हैं उनमें पीएच को चेंज करने की टेंडेंसी नहीं होती है। इसलिए जो बफर विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, उन बफर विलयन का पीएच मान कभी भी चेंज क्यों नहीं होता है। एक कंपोनेंट बेस को डिफ्यूज करता है और एक कंपोनेंट एसिड को डिफ्यूज करता है, जिससे H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन कभी भी सॉल्यूशन में बढ़ नहीं पाती है। और जब सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाएगी तो ऐसे हालात में हमारा जो सॉल्यूशन है वो बफर की तरह बिहेव करेगा, अर्थात उसका जो पीएच वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए हमारा जो रेगुलर लाइफ है, उस रेगुलर लाइफ में पीएच का बफर का एप्लीकेशन क्या है भाई। देखिए आपने देखा होगा, जितने भी बहुत सारे लेबोरेटरी देखे होंगे आपने, उन लैब में स्पेसिमेन रखे रहते हैं। कबूतर, छिपकली, रेप्टाइल्स होते हैं बहुत सारे, स्नेक वगैरह, वो सब किस में रखे जाते हैं, बफर में रखे जाते हैं। वो सब दवाइयां सारी बफर मार्केट के अंदर आ रही हैं। आपका ये जो इंक आ रहा है ये भी बफर आ रहा है इस समय। तो मेडिकल साइंस में इसका यूज हो रहा है, मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए, इंक फॉर्मेशन में इसका यूज हो रहा है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है। जो हमारे पेपर से बफर है, पहले देखा होगा आपने, पहले पेपर आता था तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता था और भीग जाता था वो, तो सारे इंक उस पेपर को फैल जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपका पेपर भीग भी जाता है ना, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन शो करता है, उतार चढ़ाव शो करता है भीगने पर, बाकी आपके जो वर्ड होते हैं वो समाप्त कभी भी नहीं होते, आप उन्हें इजीली पढ़ सकते हैं भीगने के बाद भी। तो क्या पेपर आपका बफर है, तो दवाइयां बफर आ रही हैं, पेपर बफर आने लगे, इंक बफर आने लगे, सॉल्यूशंस बफर आने लगे। तो बफर से क्या हुआ, बफर से जो है रिएक्शन पॉसिबिलिटी कम हो गया, रिएक्शन पॉसिबिलिटी कम हो गया बफर से भाई। ठीक है, चलो इतना ही पढ़ाते हैं।